Hello students, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी कंपटीशन हब एंड यह जो वीडियो होगा ये अगेन जो हमारी सीरीज चल रही है आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स उसका ये कंटिन्यूएशन पार्ट होगा। इसमें हम जैसा कि आपको मालूम है कि प्रश्नमाला 2A को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसका 2A का ही अगला वीडियो है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है जो कि प्रश्नावली जो 2 नंबर है आर एस अग्रवाल की उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एंड ऐसी ही नंबर सीरीज की भी वीडियोस कई सारी आपको आपको मिल रही हैं इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो एंड कंप्लीट अगर आप मैथ को समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, नॉट कि ओनली ट्रिक सीख लिया और जब एग्जाम में गए ट्रिक भूल गए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम, तो वहाँ पे आप गोता खा जाते हो, वहाँ पे आप मात खा जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। मैं अगर आपको दोनों चीज़ दे दूँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड जो कि मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दूँ, एक्चुअली आप टाइम नॉर्मल मेथड से भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। इनफैक्ट उतना ही टाइम बचा सकते हो जितना आप ट्रिक रट के जाओगे और उसको सॉल्व करोगे। तो ट्रेडिशनल मेथड तो मैं ये जानता हूँ, मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है एंड आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, एंड साथ में मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताता रहूँगा बीच बीच में। जो भी क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट से बनाए जा सकते हैं और आसानी से सीखा जा सकता है, वो मैं ज़रूर आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी और ऐसा करने से आप एक्चुअली टीचर को काफ़ी प्रोत्साहित करते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 30th ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी तो नहीं, लिमिटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, बिकॉज मैं जंप नहीं करूँगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 30th से स्टार्ट करेंगे और जितनी हो सके पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 17 है तथा लघुत्तम समापवर्त्य 714 है। इन संख्याओं का योग पूछा है इसने। आपको दो चीज दे रखा है, मस 17 और लस 714, और आपको इन संख्याओं का योग बताना है। सिंपल सा सवाल है। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, बिकॉज सवाल को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल को नहीं समझते हो, सीधा बनाना शुरू कर दे तो बिना आधा अधूरा समझे, तो बहुत चांसेस है कि आप गलत ही करोगे। ठीक है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। मौसा 17, लसा 714 और संख्याओं का योग हमसे पूछ लिया गया है। आपको एक चीज पता है कि मौसा होता क्या है। इस केस में जो 17 है ये है क्या, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मान लीजिए मैं कहूं कि वो दो जो संख्याएं हैं वो 17x और 17y है, मान लीजिए मैं कहता हूं। इसका मतलब ये होगा कि 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, और एक संख्या का जो दूसरा गुणनखंड है वो x है और दूसरी संख्या का दूसरा गुणनखंड y है। तो इसका मतलब आपको संख्याएं मिल गई 17x और 17y। ठीक है, बिकॉज दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने उसमें एक में x लगा दिया, दूसरे में y लगा दिया, ताकि इन दोनों संख्याओं को हम प्राप्त कर सके। ठीक है, अब हमें अगर एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा सॉल्व और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, साथ में इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, मस और लस। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि दो संख्याओं का गुणनखंड, इस केस में 17x और 17y का गुणनखंड उनकी लस तथा मस के गुणनखंड के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको 100% पता होना चाहिए। पहली वीडियो से ही मैं इसको रिपीट करता चल रहा हूँ। खैर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस, इससे पहली वाली वीडियोस, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। नहीं भी देखी है तो चलो यहाँ देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेना उसको, दिस इज एन एडवाइस। तो इसमें हम उस फॉर्मूले पे इसको बिठाते हैं। हमें मालूम है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, 17x इंटू 17y है, और हमें ये भी मालूम है इन संख्याओं का मस तथा लस 714 है। तो यही तो हो गया, दो संख्याओं का गुणनखंड उनके मस तथा लस के गुणनखंड के बराबर होता है। अब क्या हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई की, देखते हैं। ये देखिए 17 से 17 कट गया, फिर जो ये 17 है इससे कटाइए, यहाँ पे देखिए, और 4 बार में 17 चौका 68 होता है। ठीक है, तो बचा 3, यहाँ पे 3 और 4 यानी कि 17 दूना 34। आपको क्या मिला, x और y की वैल्यू मिली, x इंटू वाई की वैल्यू मिली 42। क्या हम इसे फैक्टर कर सकते हैं,
ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 गुने 7, ये दो फैक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 42 को तोड़िएगा 6 7 में टूट ही जाएगा। हमें दो ही फैक्टर चाहिए, हमें ज़्यादा फैक्टर नहीं चाहिए, बिकॉज हमें x और y ही इधर इनटू में हमने दो संख्याओं को किया हुआ है, दो यहाँ पे दो संख्याओं का ही गुणनखंड है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 और 7 में हमने तोड़ दिया, दो संख्याओं में इसे भी तोड़ दिया। अब मैं को रिलेट कर सकता हूँ कि x या तो 6 हो सकता है और 7 भी हो सकता है, y या तो 6 हो सकता है 7 हो सकता है। यानी कि मैं चलो मान लूँ कि x एक यहाँ पे 6 है, y यहाँ पे 7 है, या फिर कुछ भी मान लूँ कि मान लो मैंने y को ही 6 मान लिया, बिकॉज इंटू में है तो दोनों में से दोनों की कोई भी वैल्यू हो सकती है, या फिर x को 6 मान लूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों गुणनखंड ही हैं, दोनों गुणनखंड ही हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं वो 6 और 7 ही है, ठीक है, 6 और 7 ही हैं, ठीक है, 6 और 7 हैं। अब देखिए, अब हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों संख्याओं का योग, तो यही तो वो दो संख्याएं थी, x और y की वैल्यू पुट करो और इनका योगफल निकाल लो। तो चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, 17x प्लस 17y, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 कॉमन करके x प्लस वाई, मुझे x भी मालूम है y भी मालूम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 17 गुने, यहाँ पे देखो x 6 है, y कितना है 7 है, तो 6 और 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13 ही होगा, है ना सर। तो कितना आंसर है, 13 में 17 से गुना करो तो 130 और 91 कितना होता है, 221 होता है सर। बढ़िया। देखो स्टूडेंट्स, टाइम लगे लेकिन आपको अगर सवाल समझ में आ जाए और जो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए ना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। और यही मोटो है मेरा कि आपको सारी चीज़ें बतानी है, सारा ज्ञान देना है, ताकि आप अपने एग्जाम में कभी फेल ना हो और सारे क्वेश्चन करके आ जाओ और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 12 तथा 72 है। मौसा और लसा दिया हुआ है 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग भी इसमें दे दिया, इन संख्याओं का योग, हालांकि मैं चलो कोई नहीं आगे बताता हूँ, तो इनमें से छोटी संख्या इसने पूछी है। अब देखो मैं तो बताऊंगा कि अगर खाली मौसा और लसा भी दिया होता ना, तब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन इसने इसमें योग भी दे दिया है, तो कोई बात नहीं, आंसर शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड चलाते हैं। माना कि वो संख्या है 12a और 12b है, हो सकती है, बिकॉज मौसा इनका 12 है। मौसा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो कॉमन फैक्टर होता है, और उनमें मान लो एक गुणनखंड उसका a है और दूसरी संख्या में उसका गुणनखंड b है, तो संख्याएं 12a और 12b हो जाएंगी, है ना, बड़ा ही सिंपल है। अब मैं आप जानता हूं कि दो संख्याओं का गुणनखंड उनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड ही होता है, तो दोनों को गुणनखंड कर दीजिए और लसा मसा का भी इधर गुणनखंड कर दीजिए, इनको गुना कर दीजिए, 72 गुणनखंड नहीं गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा और इस 12 से 6 कट जाएगा, है ना, 6 बार में 72, तो ए बी आपका क्या आया, 6 आया, यानी कि ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू बी और 2 इंटू 3। तो इनमें छोटी क्या है, 2 है, और मौसा क्या है आपका 12 है, तो उसी को ना गुना कर दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, 2 गुना 12 बराबर 24। या फिर आप देख रहे हैं कि वो संख्या है 12a और 12b है, तो आप छोटी वाला मान रख दो एक 12 वाले में, तो 12 गुने अगर ए में रख दोगे 2, तो 12 गुने 2 24। ये सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन दो तरीके और भी है सॉल्व करने को, क्योंकि हमने इसमें 60 वाला डेटा यूज ही नहीं किया, तो चलो उसको भी यूज करके, हालांकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से आपका आंसर लाना अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चलो इनके और भी तरीके देख लेते हैं, गलत नहीं होगा अगर इनके तरीके देख लेंगे। तो मैं कहूँ कि इसने कह दिया है कि मौसा 12 है, तो अगेन दो संख्या है 12a और 12b में मान सकता हूँ, और इनका योगफल दे दिया है 60, मान सकता हूँ 12a और 12b योगफल मिल ही गया, 12 में कॉमन लेके a प्लस b की वैल्यू निकाल सकता हूँ 5, ये आपका एक इक्वेशन बन गया।
अब मैं ये भी जानता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनखंड उन संख्याओं का गुणनखंड उनके मौसा और लसा के गुणनखंड के बराबर होता है, यानी कि 12a इंटू 12b बराबर में लिख सकता हूँ 12 × 72। ये लंबा होगा लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको। 12 से ये 12 कट गया, ये 6 बार में कट गया। अगेन आपकी ए बी की वैल्यू 6 आ गई। अब आपका a प्लस बी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 6 है, तो क्या आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab कर दूं इसमें, तो ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और हम जानते हैं कि a प्लस, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझ के लिए, ये दोनों बराबर ही होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। अगर चलो यहाँ पे बता ही देता हूँ कैसे बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ए माइनस बी का माइनस 2ab और प्लस 4ab है। तो 4ab में से 2ab जाएगा तो प्लस 2ab हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आई होगी। अब हम रख देते हैं वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 × 6 है ए बी की वैल्यू, ठीक है, और इधर है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इधर आएगा तो 25 में से घटेगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो ए माइनस बी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी, बिकॉज इसका रूट इस पे चढ़ाओगे और ये हटाओगे तो 1 ही आएगा। ए माइनस बी 1 हो गया। ए प्लस बी क्या मिला हुआ है आपको? 5 है, तो सॉल्व कर लो। 2a बराबर 6, यानी कि a बराबर 3, और a 3 मिल गया तो आपकी b की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रख दो। b बराबर 2, छोटी संख्या क्या है? 2 है। अब लेकिन हमें ये पता है कि हमने संख्याएं ये मानी थी, तो छोटी वाली का मान रख दो, 12 × 2 24। लेकिन ये दोस्तों अगेन कहूँगा, इसमें ये एडिशनल डेटा है बस, और कुछ नहीं। आपको इसको नहीं देखना है, और जो पहली वाली विधि मैंने बताई उससे बना लेना है। एक और विधि है वो बता देता हूँ जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, भूलना नहीं, इससे मेरा मोटिवेशन हाई रहता है। और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, फैमिली के मेंबर बन जाओ। डेफिनेटली मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत हेल्प करूँगा और हेल्प करता रहूँगा। तो अपने टीचर को भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, ठीक है। चलिए दूसरी विधि, तीसरी विधि इनफैक्ट, मैं जानता हूँ कि योग संख्याओं का योग 60 है। तो माना एक संख्या माना कि वो एक संख्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 60 माइनस एक्स। सिंपल है, 60 योग है तो एक संख्या x रखोगे तो 60 में से घटाओगे दूसरी संख्या निकल जाएगी। इनका गुणनखंड हम जानते हैं x इंटू 60 माइनस एक्स, क्या हम बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड उनके मौसा और लसा के गुणनखंड के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। गुणनखंड में बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा तथा मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या आएगा? देखो यहाँ पे 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 12 × 24 और 12 × 84 दो 86, ये वैल्यू आएगी। x इधर माइनस में इधर ले चलते हैं, x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा पहले। अच्छा इधर 60 है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60x, और इधर प्लस में पहले से 864 है ही, बराबर 0। अब इसको फैक्टर कर सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16x प्लस 864 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस 24, यहाँ पे 16 कॉमन लोगे तो x माइनस 24 ही होगा, ठीक है। आई होप आप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी यहाँ पे 32 होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 60 है ना, तो यहाँ पे ये, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये 36 होगा, ठीक है। 36 यहाँ पे 24 ही होगा, तो x माइनस 24 और x माइनस 36, यानी कि संख्याएं हो जाएगी 24 और 36।
तो छोटी संख्या पूछा है 24 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए एंड इससे बेहतर कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि वो पहली वाली जो विधि बताई उसी पे काम करना है। आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों 33 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है सवाल में कि दो संख्याओं का लसाअ 120 है, दो संख्याओं का लसाअ 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकती। बहुत ही इजी सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही बना दोगे, मुझे पता है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन है 8, 12, 24, 35। लसाअ हमें दिया गया है कितना 120 और कह रहा है कि कौन सी संख्या मौसा नहीं हो सकती। तो यार जानते हो आप, एक बात जानते हो कि जो ये लसाअ होता है ना उसमें मौसा जरूर भाग लगना चाहिए, उसमें मौसा जरूर भाग लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, ए और बी मान लो, उनके लसाअ तथा मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। फिर में गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है, बराबर होता है। और आपको पता है कि वह संख्या जो लसाअ को ही डिवाइड नहीं कर पाएगी वो उसका मौसा हो ही नहीं सकती है। जो संख्या लसाअ को ही डिवाइड नहीं कर पाएगी वो संख्या मौसा उसका हो ही नहीं सकती है। देखो 8 इसको डिवाइड कर सकती है, 12 भी इसको डिवाइड कर सकती है, 24 भी इसको पूरा पूरा काट सकती है, लेकिन क्या 35 इसको पूरा काट सकती है? नहीं दोस्तों, 35 140 को काट सकती है लेकिन 120 को नहीं काट सकती है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 35 होगा तो यहाँ पे लसाअ की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, बिकॉज ये इसको काट नहीं सकती। आप हमेशा ध्यान रखना, मौसा जो है ना वो लसाअ को हमेशा पूर्णतया डिवाइड कर सकता है, पूर्णतया डिवाइड कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लसाअ जो है लसाअ को मौसा हमेशा पूर्णतया डिवाइड करना चाहिए। तो इस ऑप्शन में सिंपल ही दिख रहा है कि डी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 34 नंबर कहता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मौसा तथा 16 तथा लसाअ 136 हो। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, ये कह रहा है कि ऐसी कितनी जोड़े में संख्याएं होंगी जिनका मौसा 16 और लसाअ 136 होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि मान लीजिए एक जोड़ा एक्स वाई का है, एक जोड़ा ए बी का हो, एक जोड़ा मान लीजिए कि डी ई का हो, ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका मौसा 16 तथा लसाअ 136 होगा। मैं ऐसे जोड़े ऐसे मान लिए मैंने, ऐसे कितने जोड़े ये पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं एक नियम से, अभी जस्ट आपको पिछले सवाल में बताया था कि जो मौसा है वो लसाअ को हमेशा विभक्त करना चाहिए, ये नियम है। मौसा जो है लसाअ को हमेशा पूर्णतया विभक्त होने चाहिए, तभी उसके जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस केस में जो मौसा है लसाअ को विभक्त कर रहा है? 136 में 16 से भाग दीजिए, 16 अठे 128 होता है और आपका शेष यहाँ पे 8 बच जाता है। मतलब ये 16 जो है 136 को पूर्णतया विभक्ति नहीं कर पा रही है। तो क्या इसके जोड़े होंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, इसका कोई जोड़ा नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कोई नहीं, बिकॉज इस नियम इसके मौसा और लसाअ, मौसा और लसाअ किन्हीं दो संख्याओं का तभी निकलता है जब मौसा उसके लसाअ को पूर्णतया विभक्त कर दे, तभी मौसा और लसाअ में दो संख्याएं हो सकती हैं। अदरवाइज जोड़े नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है, जोड़े कभी भी नहीं आएंगे। लसाअ को मौसा नहीं विभक्त कर पा रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी जोड़े नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 35 नंबर सवाल को देखते हैं। ये एक बहुत ही आसान सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है, दो संख्याएं आपको दे दी गई हैं 306 तथा 657। कह रहा है कि 306 तथा 657 का मौसा 9 है, तो लसाअ क्या होगा। मैंने अगेन आपको वही फॉर्मूला जो बताया था वही लगाना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा तथा उनके लसाअ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं में क्या दी गई हैं 306, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुने 657 उनके मौसा जो कि 9 दिया हुआ तथा लसाअ के बराबर होता है।
अब क्या हमें लॉसा की वैल्यू मिल जाएगी? जी हाँ सर, बड़े आसानी से मिल जाएगी। 9 से विभाजित कर दीजिए इसको। 306 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो ये 27, 3, 9 चौका 36, इतनी बार में चला जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें इससे गुना देना है, करना है। तो ठीक है, गुना कर देते हैं। 7 चौका 28, 2, 20 2 22, हाथ में 2, 24 2 26, ठीक है। 5 3 15, 1 7 3 का 21, सॉरी 7 3 का 21, हाथ में 2, 15 2 17, हाथ में 1, 18 1 19, ठीक, यही होगा। ठीक है। 8 3 3, हाथ में 1, 11 1 12, और 12 का हाथ में 1 1 1 2, ये आपका आंसर होगा। नॉर्मल गुना करना था। ये बहुत ही आसान सवाल था, इससे आसान शायद कुछ भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, 36 नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहे हैं कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर वो पूछी जा रही है और 2-3 संख्याएं दे रही हैं, पूछी जा रही है कि वो कौन सी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, तो हम उसमें लसा ही लेते हैं। बिकॉज लसा जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लसा क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है क्लियरली कि लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जो दी गई संख्याएं हैं उनको पूरा से पूरा विभाजित किया जा सकता है। जो दी गई संख्याएं हैं उस संख्या को, छोटी से छोटी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है, यही लसा होता है। यहाँ पे इस केस में पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया है, तो हमें करना क्या है, इन संख्याओं का लसा निकाल लेना है। तो 12, 15 और 25 का लसा निकालिए। जो लसा आएगा उसको आप इंश्योर कीजिए कि क्या वो एक वर्ग संख्या है। देख लेते हैं। 3 से कटाइए 4, 5, 25, 5 से कटा सकते हैं 4, 1, 5, यानी कि इसका लसा आपको मिला 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, यही मिला ना। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये हमें मिला इसका लसा। लसा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 का स्क्वायर 100 इंटू 3। लसा क्या मिला हमें, 4 का स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 3, तो आप देख सकते हैं कि 25, 16 में 25 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 2 320 और 80, 400 आएगा। 400 और गुने 3 करेंगे तो क्या आएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ दोस्तों। क्या था, 12 15 25 ही है ना, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। हाँ जी, 12 15 25 ही है। 3 से भाग दिया हमने, 4 5 25, फिर 5 से दिया हमने 4। अच्छा, यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है, बिकॉज 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25 गुने 4 गुने 3, यानी कि हुआ कितना, 300। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, वर्ग किसका नहीं बन रहा है, हमें दिख रहा है कि इसका भी वर्ग बन गया, 5 का भी वर्ग बन गया, 2 का भी स्क्वायर है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है। तो सिंपली आपको न्यूनतम पूर्ण संख्या ढूंढनी थी जिसमें इन संख्याओं से पूर्णतः इनको विभक्त किया जा सके। तो यहाँ पे 3 अगर और गुना कर देते तो हमारा न्यूनतम वर्ग संख्या मिल जाता, बिकॉज हमें क्या मिल जाता, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं सब स्क्वायर में है, तो हमें क्या मिल जाता, टोटल 900। तो 900 ही वो संख्या है जो कि सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या है जिसमें इन संख्याओं का पूरा भाग लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि ये 12 15 और 25 संख्याएं हैं, इनको फैक्टोरियल में तोड़ लीजिए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4, सॉरी 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 3 15, और 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब आप देखिए
कि वह कौन सी संख्या वर्ग में नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर मिल गया हमें, तो ये तो सही है। 3 का भी स्क्वायर मिल गया, ये और ये। 5 का भी स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें क्या नहीं मिला? एक हमें 5 का स्क्वायर नहीं मिला, तो इसको हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 9 गुने 25, कितना हो गया? 100 और 9 900। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल कर लीजिए, जो आपको दिक्कत कर रही है उसको हटा दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। जो स्क्वायर में नहीं उसको हटा दीजिए, एक ही 5 दिक्कत करे इसको हटा दो, बाकी स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो लॉसन निकालिए, उसमें देखिए कि कौन सी एक संख्या वर्ग में नहीं है, उनको वर्ग में बदलिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर गाइज। इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज ये थोड़ी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ फोकस धीरे धीरे खो बैठते हैं। तो 25-30 मिनट की वीडियो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगले वीडियो में फिर से इसके आगे के सवाल कराए जाएंगे। तब तक के लिए मैं कहूँगा कि चैनल पे अभी भी आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।